हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। इन दिस वीडियो आज हम बातचीत करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर। बहुत सारे करंट अफेयर है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एनालिसिस में खास करके हमारे लेक्चर में आपको दो तीन चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलने वाला है। पहली बात यह है कि कीवर्ड फाइंड आउट करना मैं आपको इसमें सिखाता हूँ कि कौन ऐसा कीवर्ड होता है जिसे आपको गूगल सर्च करना चाहिए और ये खुद से करना चाहिए और इसके लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि स्टार पॉइंट्स है और इसको गूगल सर्च करना खुद से और उसके ऊपर नोट्स बनाना। गाइज, अगर आप ऐसा करोगे तो उम्मीद करो कि आप जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के समय जाओगे या मेंस एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपके पास खुद का कंटेंट होगा और आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे और आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल है तो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस, उसके बाद जो भी आपके पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं वो, एसएससी एंड अदर एग्जामिनेशन लाइक दैट, एसएससी वगैरह और रेलवे एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज का न्यूज़पेपर में क्या है खास उसको बात करते हैं, शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। ठीक है गाइस, और सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे हम बातचीत करें आप लोगों से। तो आज है 18 अगस्त। ठीक है, 18 अगस्त है गाइस, और आज 18 अगस्त और बहुत सारे न्यूज़ है इसमें और डेली एडिशन है। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं चंद्रयान प्रोपल्सन पे। देखो गाइस, हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि चंद्रयान को लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और वो सक्सेसफुली पृथ्वी कक्षा से निकल के चंद्रमा की कक्षा में गया और फाइनली चंद्रमा की कक्षा में जाने के बाद उसका जो प्रोपल्सन सिस्टम था, ठीक है ना, वो फाइनली अलग हो चुका है, ये दो भागों में निकल गया है और अब चंद्रमा के सफर पे डायरेक्ट लैंडर जो है वो जाना शुरू कर दिया है। यानी कि सेपरेट हो चुका है जो प्रोपल्सन सिस्टम होता है, जो फ्यूल सिस्टम होता है वो, और जो लैंडर है वो दोनों अलग हो गया है और अलग होने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ लैंडर जा रहा है। लैंडर का कहने का तात्पर्य ये है, लैंडर का नाम दिया गया है, जो इंडियन नाम है वो है विक्रम। यानी कि विक्रम अब बहुत जल्द पहुंचने वाला है चंद्रमा की कक्षा में, माफ करना, चंद्रमा के ऊपर पास पहुंचने वाला है और चंद्रमा से मात्र 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अभी है, मात्र 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और इसकी लैंडिंग ऐसी मानी जा रही है कि 23 अगस्त तक इसकी लैंडिंग हो जाएगी मून के धरातल पे। ठीक है ना, मून के धरातल पे सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। और यूं कहा जाए तो अब मैं बात करूं तो देखो गाइस, मैच खेलना हम लोगों ने शुरू किया, यानी कि चंद्रमा को भेजा। अब ये फाइनल राउंड चल रहा है, फाइनल ओवर चल रहा है या अंतिम ओवर चल रहा है। अब अंतिम ओवर में बहुत सारी चीजें हैं जो प्रीवियस टाइम में हुआ था, तो इस बार हम लोग बस से ईश्वर से कामना करेंगे कि ये हमारा मिशन काफ़ी सॉफ्ट तरीके से हो जाए और जो हम लोग चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो ये है। और आज के न्यूज़पेपर में जो मैं बात करूँ इसके लिए कि हाँ, चंद्रमा वाली जो बात है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए क्या है जो आपको सर्च करना चाहिए। तो गाइस, सेप को आप सर्च करना गूगल पे, SHAPE, सेप को आप सर्च करना। स्पेक्ट्रो प्रोमेटली हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ठीक है ना, इसको आप सर्च करना और इसके बारे में पढ़ लेना और जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे उसको लिख लेना। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, ये वाला न्यूज़ मेरे को जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लगा है, क्योंकि आज के समय में आप देखोगे तो जैसे-जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन गाँव तक फिर कस्बों तक पहुँचता जा रहा है। पहले शहरों तक सीमित था, अब गाँव, कस्बों और जो हाशिए पे बैठे लोग हैं, वहाँ तक भी अब ऑनलाइन या आप कह लो कि डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है। और जैसे-जैसे मोबाइल का डिमांड बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से डाटा का भी कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि लोग डिमांड बहुत ज़्यादा सिम का करते हैं और ये सिम कहीं न कहीं बहुत सारे चीज़ें जो देखो बेसिकली क्या होता है कि जो सिम खरीदते हैं, तो सिम खरीदने के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, फ़ोटो देना पड़ता है और देन आपका सिम आपके नाम पे एक्टिवेट हो जाता है। जो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सिम बेचने वाला व्यक्ति है, उसके साथ वो सांठगांठ बैठा लेते हैं और सांठगांठ बैठाने के बाद क्या होता है कि आपने एक सिम लिया और उसने आपके नाम पे 3-4 सिम एक्टिवेट कर दिए, दूसरा नंबर डाल करके, ठीक है ना? और वो उसे किसी और फ्रॉडर से बेच दिया और ये फ्रॉड वाले क्या करते हैं, उसका यूज़ क्या करते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के डिजिटल फ्रॉड को करने में करते हैं। जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि साइबर क्राइम होता है, जैसे कि आपको फ़ोन करेंगे, कहेंगे कि हाँ, ओटीपी बता दो, तो जब फ़ोन किया, तो फ़ोन करने के बाद जो नंबर आया, उसके बाद उस नंबर से तो उसको अपनी डिटेल्स निकल जाना चाहिए, समझ रहे हो ना? अब जिस बंदे ने फ्रॉड किया है, उस व्यक्ति को तो डायरेक्टली पकड़ लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पता चलता है कि वो सिम किसी और के नाम पे था, चला कोई और रहा था, फ्रॉड किसी और ने किया, समझ रहे हो ना? तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने न्यू रूल लाया है कि इस फ्रॉड को रोका जा सके, क्योंकि डाटा और एविडेंस के ऊपर अगर मैं बातचीत करूँ, तो देखो, एक डाटा की कमी हो जाता है, एक एविडेंस की कमी हो जाता है और जो गुनहगार होता है वो बच जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे न्यू रूल लाया गया है। अब इससे क्या होगा कि अब जो भी व्यक्ति सिम लेंगे, उनको उनका वेरिफिकेशन होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पोर्ट होगा, ये मतलब समझ रहे हो ना? उनका वेरिफिकेशन होगा जो व्यक्ति सिम ले रहा है और वेरिफिकेशन होने के बाद, ठीक है ना, तभी जाकर के उनको सिम मिलेगा, जो कि अच्छी बात भी है, समझ रहे हो ना? क्योंकि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, वो सही नहीं है, समझ रहे हो? अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और इसमें एक बहुत ही टॉप न्यूज़ है मनरेगा के रिगार्डिंग गाइस। देखो, मैं मनरेगा के रिगार्डिंग बस कुछ बातें कहना चाहूँगा आपको कि मनरेगा, ठीक है ना, जो आपको प्रोवाइड करवाता है एक जॉब, और वो भी जॉब उन लोगों को प्रोवाइड करवाता है जिनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, जिनको नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, वहाँ वो मनरेगा में जाते हैं और उनको 100 दिन की रोज़गार मिलता है। सवाल यहाँ ये है कि जो लोग रोज़गार देते हैं, वो कहीं न कहीं वहाँ के लोकल्स होते हैं और लोकल्स होने की वजह से 2-3 चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो सर, ऐसा है कि जो भी वर्कर्स हैं मनरेगा के, उनको
उनका क्या है कि आप उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करोगे, ठीक है ना? ऐसी बात ही कही गई है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो वहाँ के लोकल्स हैं, जैसे कि वहाँ का जो मुखिया है, सरपंच है, जो लोग प्रोजेक्ट करवाते हैं, जो लोग बनवाते हैं, ये लोग झूठ-मूठ का कहीं भी कहेंगे कि यहाँ पे ये काम कर दो, ठीक है ना? उसे दर्शा देंगे और वहाँ पे कोई काम भी नहीं हुआ रहता है और उसके पैसे किसी और के अकाउंट में चले जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारी घटनाएँ देखी हैं, जिसको मैंने लाइव एक्सपीरियंस करा है। इस न्यूज़ में, इस आर्टिकल में क्या लिखा है उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मैं आपको कुछ लाइव घटनाओं का एग्जांपल देता हूँ। देखो गाइज़, एक गाँव है, मैं उस गाँव का नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना? वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ के जो मुखिया हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों का, वहाँ के जो लोकल्स हैं, उनका नाम उन्होंने वर्कर्स में दे दिया और वर्कर्स में देने के बाद उनके अकाउंट में जो पैसे आए, उसका उन्होंने 90% हिस्सा उन्होंने ले लिया। कहा कि 90% हिस्सा जो है, वो मुझे दे दो क्योंकि आपने तो कोई काम किया नहीं है और कहीं पे कोई काम हुआ नहीं है। समझ रहे हो ना? तो 90% जो हिस्सा था, वहाँ के मुखिया ने ले लिया, 10% हिस्सा उस व्यक्ति को दे दिया, ठीक है ना? ना इस व्यक्ति का कुछ लॉस हुआ और ना ही इसको कोई काम करवाना पड़ा और इसके पास भी एक्स्ट्रा पैसा आ गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके का अगर जहाँ पे करप्शन चल रहा हो और ऐसे लेवल पे करप्शन चल रहा हो, ऐसी चीज़ों को रोकना बहुत अनिवार्य है। तो मुझे ऐसा लगता है और मैं बस एक सजेशन दे सकता हूँ कि ऐसे जो भी वर्कर्स हैं, उनका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन नहीं करोगे, तो हो सकता है कि उस गाँव का बहुत अच्छा आदमी हो, ठीक है ना? उसे जॉब वो मनरेगा, देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मनरेगा में जाके काम भी नहीं करते और उनके अकाउंट में पैसे आते हैं। इसकी जाँच होनी चाहिए, इस तरीके के फ्रॉड को रोकना चाहिए, इस तरीके के जो भी लीकेजेज़ हो रही हैं, उसको रोकना चाहिए। अगर ऐसे लीकेजेज़ को नहीं रोकोगे, तो सरकार तो पैसे भेजती रहेंगी और ऐसे दुष्ट लोग जो हैं, वो अपना झोलिया भरते रहेंगे और जिन जो जो रियल बेनिफिशियरीज़ हैं, जिनके पास रियल में पैसे जाने चाहिए, उनके पास वो पैसा नहीं जा पाता है। और ये देखो, मनरेगा का काम मैं 1-2 बताता हूँ। मैंने एक बार अपने गाँव में सर्च किया कि कहाँ-कहाँ पे मनरेगा के तहत काम हुआ है, प्रीवियस मुखिया ने कहाँ-कहाँ काम करवाया है। गाइज़, मैं फाइनली जाकर के वहाँ पे अपनी आँखों से देखा, उस जगह पे कोई काम नहीं था और जब मैंने नेट पे सर्च किया तो वहाँ पे बहुत सारी बातें कही गई थी कि हाँ, यहाँ पे कुआँ खोदा गया है, यहाँ पे तालाब बनाया गया है, यहाँ पे नहर बनाया गया है, यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे वो हुआ है और रियली में ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं था। इसके खिलाफ मैंने कंप्लेन करने की कोशिश भी करा, लेकिन बाद में बहुत सारी धमकियाँ, यू नो वेरी वेल, कि ग्रामीण परिवेश में ये धमकियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है और इस तरीके के कांड हो गए, ठीक है ना? तो मैंने भी फाइनली कहा कि चलो यार छोड़ते हैं। समझ रहे हो ना? तो एक चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट को ये स्टेप खुद ही लेना चाहिए। तो इसके लिए कहा गया है कि ड्रोन से मॉनिटर करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इस ड्रोन का एक्सेस किसके पास होगा? अगर इस ड्रोन का एक्सेस अगर गाँव के उस मुखिया के पास है, कर्मचारी के पास है या वहाँ के किसी भी ऑफिसर के पास है, तो हो सकता है कि फिर से जो करप्शन चल रहा था, वो चलता ही रहे। एक ही पोज़ीशन को, एक ही जगह को वो बार-बार मल्टीपल टाइम वो दिखा सकते हैं, ठीक है ना? तो उसमें जीपीएस सिस्टम वगैरह सब कुछ इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है? और ये भी चीज़ होना चाहिए कि हाँ, जिस जगह को एक बार ड्रोन ने रिलोकेट कर लिया, अगर सेम हो, तो उसको रोका जा सके और इस तरीके के लीकेजेज़ को बंद किया जा सके। तो ये स्टेप सही है कि हाँ, ड्रोन के माध्यम से अब मॉनिटर किया जाएगा प्रोसेस को, जो कि सही बात है, क्वालिटी को। तो ड्रोन का तो आप इस्तेमाल करो ही करो। इसके लिए एक स्पेशल, ठीक है ना? हमें लगता है कि स्पेशल विंग का भी निर्माण करना चाहिए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ काम हो कि मनरेगा से रिलेटेड जो भी काम चल रहे हैं, उसका वो जाकर के मॉनिटर कर सके। और ऐसे में हमारे देश में बहुत सारे युवा बेरोज़गार हैं, ऐसे लोगों को इसमें एम्प्लॉय किया जा सकता है, ऐसे लोगों को ऑफिसर बनाया जा सकता है, जो पनिशमेंट भी दे सके, ठीक है ना? क्योंकि हर चीज़ के लिए आप सोचोगे कि हाँ, ये बच्चा ये क्वालीफाई करेगा, वो क्वालीफाई करेगा तभी हम देंगे। नहीं, आप एक जनरल सेंस में भी आपको इस तरीके की वैकेंसीज़ निकालनी चाहिए, इंटरव्यू लेनी चाहिए और उनके लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दो कि हाँ, इसकी जो जिसने भी तैयारी करा है, वो आकर के इंटरव्यू दे सकता है, उससे बातचीत करो एंड देन आपको लगता है कि इसको अपॉइंट करना चाहिए, तो वैसे व्यक्तियों को भी अपॉइंट करो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। देखो गाइज़, आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ खास मेरे को नहीं देखने को मिला है, बस बहुत कम इश्यूज़ देखने को मिले हैं और ये तो हर जगह ये कंडीशन रहता ही है। सरकारी जो भी दफ्तर होते हैं, विद्यालय होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ का यही स्थिति है गाइज़। वहीं पे क्या करोगे कि देखो यहाँ पे एसी लगा है, लेकिन यहाँ का वॉल देखो कितना गंदा तरीके से है। अब ऐसे अनहाइजीन जगह पे कोई वर्कर कैसे काम कर सकता है? कोई भी अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो वहाँ पे आपने हाइजीन तो चेक कर लिया कि क्या ये सही है या नहीं है यहाँ पे, और ऑफिसर भी बेचते हो, पेनल्टी भी लगाते हो। लेकिन सरकारी दफ्तर में अगर इस तरीके का काम चल रहा हो, पब्लिक सेक्टर में इस तरीके का काम चल रहा हो, हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता हो, समझ रहे हो ना? तब इसके लिए कौन-सा प्रावधान है? तो ये सारे आप देख सकते हो। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगर गाइज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ये वाला आपके लिए, ये छोटे-मोटे जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कह रहा है गंगा चुकी जो वाटरफॉल है, ये कर्नाटक में है और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये आपको लिए इम्पोर्टेंट है छोटे-मोटे एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो गंगा चुंकी वाटरफॉल कहाँ है? तो कर्नाटक में है, कर्नाटक के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसको याद रखना। कर्नाटक के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में है, इसको याद रखना, ठीक है ना? एक यहाँ पे याद रखना ये इस वाले को कि माउंट एल्ब्रस कहाँ पे है? तो रसिया में है, तो ये भी याद रखना, जिसका पीक 5622 है। 42 है, माफ़ करना, 42 है ना? हाँ, 42 मीटर है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे का न्यूज़ क्या है? देखो ऐसे ही यही तरीका है न्यूज़पेपर पढ़ने का। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी बातें कर ली है, लेकिन एक जो है जो आपको गूगल सर्च करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है ना? एक्ट 1969 को। तो इसे एक बार आप गूगल सर्च कर लेना, लिख लेना। बेसिकली इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, वो मैं समझा देता हूँ। देखो गाइस, इसमें ये कहा गया है कि ये जो बर्थ ऑन डेथ रजिस्ट्रेशन है, ये कंपल्सरी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है और कहा गया है कि भैया ये कंपल्सरी है, यूनिफॉर्म लॉ है कि इससे जन्म और मृत्यु का इसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ठीक है ना? तो इसमें अमेंडमेंट की बातचीत चल रहा है, ठीक है? इसमें अमेंडमेंट की बातचीत चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेट अमेंडमेंट 2023 को लाया गया है और इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना? ये सारी चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, तो इसको एक बार पढ़ना आपको समझ में आएगा, इसको गूगल सर्च कर लेना। ये इस वाले पे मैंने बहुत बार बात किया हुआ है, इसको गूगल सर्च करना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के ऊपर मैंने बहुत सारी बातचीत करा है प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। देखो गाइस, फाइनली इसमें क्या किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें
कुछ इसमें दो एक ओपिनियन मतलब कि एक ओपिनियन बेस्ड है और एक इसका आर्गुमेंट बेस्ड ये आर्टिकल है, तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि एक का कहना है कि हाँ भैया ये नाम सिर्फ चेंज किया गया है, दूसरे का कहना है कि नहीं इसमें बहुत सारी चीजें चेंज की गई है, तो इसको एक बार आप लोग देख लेना। ओके, जीट हब क्या होता है इसको देख लेना, और ये संबंध रखता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और इंडिया टॉप प्रोजेक्ट इन जीट हब। तो जीट हब क्या है इसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है ना, गूगल सर्च मार लेना। और यही तरीका है भाई, यही तरीका है। जो लोग आपको 100 पेज का वीडियो बना करके देते हैं ना, वो सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसका कोई आउटपुट नहीं निकलता। 5 दिन आपसे बात पूछा जाए कि यहाँ क्या पढ़ा, तो भैया कुछ नहीं। एक देखो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि प्रेसिडेंट हमारे देश के जो माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने विंध्या गिरी, ठीक है ना, विंध्यागिरी को लॉन्च किया है। और ये विंध्यागिरी क्या है, एक शिप है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। ये हमारा इंडिजीनियस है, और ये थ्री प्रोजेक्ट किया गया था 70 ए में, जिसका नाम था अल्फा, उसमें से एक है विंध्यागिरी, ठीक है ना। और इसको बनाया गया है इंडियन नेवी एट कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिपमेंट बिल्डर्स के द्वारा और इंजीनियर्स के द्वारा इसे बनाया गया। तो इसे याद रखना, ये आत्मनिर्भर निर्भर प्रोजेक्ट के ऊपर निर्भर है, क्योंकि ये स्वदेशी है पूर्ण रूप से, और ये विंध्यागिरी नाम दिया गया है, जो प्रोजेक्ट 17 ए का पार्ट है। तो एग्जाम में पूछते कि प्रोजेक्ट 17 ए क्या है, तो वो याद रखना कि इसमें शिप का निर्माण किया गया है विंध्यागिरी का, ठीक है ना। और इसे लॉन्च कर दिया गया है फाइनली भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। यहाँ पे अरुणाचलम, ठीक है ना, अरुणाचलम जी का देहांत हो गया है, और ये चीफ रहे हैं डीआरडीओ का, ठीक है ना, डीआरडीओ का यानी कि डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं एक समय में, और इनका आज यूँ कहा जाए तो इनकी देहांत हो गई कल। और इनको बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, जैसे कि यहाँ पे देखो तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला था 1980 में, पद्म भूषण मिला था 1985 में, और पद्म विभूषण मिला था 1990 में। तो ये 3 अवार्ड इनको मिले हुए हैं। तो इसको एक बार आप लोग गूगल सर्च कर लेना कि तीनों अवार्ड का संबंध किससे किससे है और क्या क्या है, ठीक है ना, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, उसको बात नहीं करेंगे। यहाँ पे राम झूला कहाँ पे है, तो ऋषिकेश में है, इसको याद रखना। और ये अभी क्या हुआ है, डैमेज हो गया है। दूसरी बात ये है, कलका शिमला हेरिटेज जो रेलवे जो लाइन है, इसको 3 से 4 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। और ये लाइन आपका जो कलका शिमला जो है, इसकी जो लंबाई है वो 94 किलोमीटर का है, और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। तो इसको भी आप लोग याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बहुत कम आर्टिकल्स मिले हैं, इनफैक्ट अब कोई आर्टिकल्स नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, आंसर करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।